आज हम करने जा रहे हैं एयरपोर्ट्स का मॉक टेस्ट नंबर 3, जिसमें हम आपको देंगे 20 क्वेश्चन और आपको करने 20 में से 20 क्वेश्चन परफेक्ट। तो बिफोर स्टार्ट द टेस्ट मैं आपको इस टेस्ट के रूल बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगे वो अपनी नोटबुक में लिख के रखिएगा और उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आपके उस टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आपके कितने मार्क्स आए उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे एयरपोर्ट्स के एग्जाम में। तो इसी तरह का पैटर्न आपको यहाँ भी फॉलो करना है और होनेस्टली टेस्ट देना है। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चार ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। चार ऑप्शन में से जो बेस्ट लगे वो अपनी नोटबुक में लिखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड, और इसमें पूछा गया है राज एंड ललित स्पेस द ऑफिस यस्टरडे। तो इसमें से तो सुटेबल वर्ड को चूज करके हमें यहाँ पे लगाना था। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? देखिए यहाँ पे यस्टरडे आया है, तो यस्टरडे पास्ट सिंपल टेंस को डिनोट करता है और पास्ट सिंपल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है डिड नॉट अटेंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 10 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। यहाँ हमें आर्टिकल को चूज करके बताना था और इसमें पूछा गया ब्लैंक ताज इज वर्थ सीइंग बिल्डिंग। ताज से यहाँ का मतलब ताजमहल के बारे में, और ताजमहल एक हिस्टोरिकल पैलेस है। तो ताजमहल के लिए हमें यहाँ पे द का यूज करना होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फिर आप ऑप्शन पे जाइए और आंसर अपना दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया चूज करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ईच ब्लैंक, यानी हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन बताना था, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया सी परसिस्टेड स्पेस डिसरिगार्डिंग माई एडवाइज। तो यहाँ पर हमें परसिस्टेड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी वो लगानी थी। परसिस्टेड के साथ में हमें प्रीपोजिशन इन का यूज होता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सी परसिस्टेड इन डिसरिगार्डिंग माई एडवाइज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 सेकंड का समय है, जल्दी से अपना क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो नोटबुक में लिख के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी जो 4 स्पेलिंग दी उसमें से सिर्फ एक स्पेलिंग करेक्ट है और वो हमें बतानी थी कि चारों में से कौन सी स्पेलिंग सही है। ऐसा एयरपोर्ट्स के एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो स्पेलिंग का भी आपको खास ध्यान रखना है, स्पेलिंग को भी आपको इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंटरप्ट। यहाँ पे इंटरप्ट वर्ड दिया गया है जिसका अर्थ होता है बाधा। इंटरप्ट इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी हमें वन वर्ड बताना था कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उस शब्द का एक वर्ड में क्या होगा। तो सेंटेंस है टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेज। सेंटेंस का अर्थ होता है किसी चीज को 2 टुकड़ों में काटना। उसको इंग्लिश में वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो उसको इंग्लिश में वन वर्ड में कहते हैं सीवर। सीवर यानी अलग करना, काट कर अलग करना। यहाँ पे हमें 4 वर्ड और दिए हुए, उन चारों वर्ड को भी आप अपनी नोटबुक में लिख के रखिएगा ताकि वोकेब के भी जो भी आप वोकेबलरी लिखोगे वो एयरपोर्ट्स एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सीवियर। सीवियर यानी होता है गंभीर। ऑप्शन सी में दिया है सीवर यानी गंदा नाला। सो यानी होता है बोना और सीवर यानी काट कर अलग करना।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने और उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगे वो नोटबुक में लिख के रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया। चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यानी हमें यहाँ पे सिनोनिम्स सेम मीनिंग्स वाला वर्ड बताना था। जो क्वेश्चन नंबर 6 में वर्ड दिया गया वो इंटरप्रीट। इंटरप्रीट का सिनोनिम्स या सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है वो हमें चूज करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यानी हमें क्वेश्चन नंबर 6 में सिनोनिम्स बताना था। सिनोनिम्स या सेम मीनिंग वाला वर्ड चूज करना था। तो इंटरप्रीट का अर्थ होता है नीडर। और बात करें अगर किसी सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स होगा फियरलेस। फियरलेस का मतलब भी होता है नीडर या साहसी। और अगर बाकी वर्ड्स की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया एम्बिजियस में इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया डिटरमाइंड या निर्धारित। और ऑप्शन सी में दिया गया टॉक्टिव यानी बातूनी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सिनोनिम होगा वो होगा फियरलेस। नोटबुक में लिख के रखिएगा। एयरपोस्ट एग्जाम की वोकेबलरी में आपकी में से क्वेश्चन जरूर आएगा और आपकी वोकेब में बहुत हेल्प होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ जो भी आपको क्वेश्चन में ऊपर लिखा गया है वो आप ध्यान से पढ़िए, फिर ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें सिनोनिम से पूछा गया और वर्ड दिए गए पेराबल्स। पेराबल्स का मतलब क्या होता है चलिए देखते हैं। पेराबल्स का मतलब होता है नीति कथा। और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोरीज कहानी या कथा सेम होता है। तो बाकी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ईडियम, ईडियम यानी मुहावरा। ऑप्शन बी में दिया गया कंपैरिजन यानी तुलना। ऑप्शन डी में दिया हुआ एग्जाम्पल यानी उदाहरण। तो पेराबल्स का सिनोनिम हो जाएगा स्टोरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा गया चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यानी हमें यहाँ पे ऑपोजिट बताना था कि जो दिया गया वर्ड है उसका ऑपोजिट क्या होगा। वर्ड है हमारे पास गेरिस। गेरिस का मतलब होता है भड़कीला। और इस वर्ड का जो एंटोनिम्स होगा या ऑपोजिट होगा वो होगा डल एंड सुस्त। कलर में कम हो उसको बोलेंगे। और बाकी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी में दिया गया इनसिग्निफिकेंट जिसका अर्थ होता है तुच्छ। और ऑप्शन सी में दिया गया ड्रेब, ड्रेब यानी एकाकार। और ऑप्शन डी में दिया गया इन स्पीड यानी फीका। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 4 ऑप्शन में से गेरिस का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा डल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वर्ड दिया गया हारमोनी जिसका हमें ऑपोजिट बताना था। हारमोनी का मतलब होता है सद्भाव। जिसके ऑपोजिट की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया स्ट्राइप। स्ट्राइपियन होता है कलर जो हारमोनी का ऑपोजिट हो जाएगा। और ऑप्शन बी में दिया गया एनोयंस। एनोयंस का मतलब होता है चिढ़। ऑप्शन सी में दिया गया क्रुएल्टी जिसका मतलब होता है क्रूरता। ऑप्शन डी में दिया गया मिस्चीफ, मिस्चीफ या नुकसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगे वो लिख के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया चेंज द नरेशन। और हमारे पास सेंटेंस है ही सेड अलास आई एम अनडन। तो जो 4 ऑप्शन है यहाँ पे हमें वर्ड आया अलास। अलास सोरो या दुख को प्रकट करता है। तो ये वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ पे एक्सक्लेम्ड के साथ हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा सेड या सोरो को। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। अलास shows that it is an exclamatory sentence while changing the narration the word alas is removed and exclaimed with sorrow or such word are used। यानी हमें अलास को रिमूव करके वहाँ पे सोरो या सेड से रिलेटेड कुछ वर्ड लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है जिसमें सैडली वर्ड आया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन, यानी हमें कंजक्शन लगाना था, कौन सा कंजक्शन सही बैठता है। तो कंजक्शन यहाँ पे सेंटेंस है द बॉय वाज बीटन बेडली ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट। पहले लड़के को पूरी तरह से पीटा गया, फिर उसने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया गया। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे चारों ऑप्शन में से जो सही है वो लगाना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सिंस द बॉय वाज बीटन बेडली ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट। यहाँ पे हमें सिंस का यूज करना होगा। सिंस के अलावा इफ, एंड और थो का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, वो जो सेंटेंस का मीनिंगफुल नहीं बनेगा। यहाँ पे सिंस के साथ ही सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछा गया चेंज द वॉइस, यानी हमें एक्टिव से पैसिव बनाना था। और यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है माई अंकल प्रोमिस्ड मी ए प्रेजेंट। तो इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो मी का यहाँ पे शब्द मी ऑब्जेक्ट में है तो ये सब्जेक्ट में चला जाएगा और इसका आई बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मी यहाँ से यह चला गया और आई बन गया और प्रोमिस दिया गया है, मतलब पास्ट सिंपल है। और पास्ट सिंपल का अगर हम पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पे वर्ब आती है वाज वर और उसके साथ वी थर्ड का यूज होता है। तो आई वाज प्रोमिस्ड ए प्रेजेंट बाय माय अंकल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमें जो वर्ड दिया गया उसका एडजेक्टिव फॉर्म बतानी थी। वर्ड है क्रिटिक। क्रिटिक होता है आलोचना करना, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिटिकल। क्रिटिकल आलोचक हो जाएगा, जो कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 सेकेंड के समय में आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पूछा गया चूज द रॉन्ग पोर्शन। जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में कहीं कहाँ एरर है वो हमें ढूंढ के इस सेंटेंस में बतानी थी। तो देखते हैं इस सेंटेंस में कहाँ एरर है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रिटर्न बैक। रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं आता। रिटर्न के साथ अगर बैक लिखा होगा अगर किसी सेंटेंस में तो वहीं पे एरर होगी। ये क्वेश्चन बार बार एयरफोर्स एग्जाम में पूछा गया। मैंने भी जब एयरफोर्स एग्जाम दिया तो मेरे भी ये सेम ही क्वेश्चन आया था। तो आप भी ध्यान रखिए रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं आता है। तो ये सेंटेंस हो जाए ही वेंट टू ऑफिस बट रिटर्न्ड होम इमीडिएटली। यहाँ पे बैक का यूज नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपकी स्क्रीन के सामने ये। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें पूछा गया है चूज द रॉन्ग पोर्शन, यानी हमें रॉन्ग पोर्शन को चूज करके बताना था। एरर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और सेंटेंस दिया गया है यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया सीनियर के बाद देन। सीनियर के बाद कभी भी देन नहीं आता। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन सब के बाद टू का यूज होता है, फिक्स है। आप इसको याद रखिएगा, एयरपोर्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सीनियर के बाद हमेशा टू आता है। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है क्वेश्चन नंबर 15 के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द सेंटेंस इन परफेक्ट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें सेंटेंस को परफेक्ट ऑर्डर में जमाना था और PQRS से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया गया इंडिया सरप्राइज्ड द वर्ल्ड बाय बिकमिंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो ये कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इंडिया सरप्राइज्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक द वर्ल्ड बाय बिकमिंग। ये एक हिसाब से सही नहीं लग रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी द वर्ल्ड बाय बिकमिंग इंडिया सरप्राइज्ड। ये भी सही नहीं भी लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी में देखें तो द वर्ल्ड बाय बिकमिंग ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी,
इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही आंसर होगा। इंडिया सरप्राइज्ड द वर्ल्ड बाय बिकमिंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगे वो अपनी नोटबुक में लिख के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन ईडियम फ्रेज। ईडियम दी हुई है, उसका हमें सही आंसर बताना था। ईडियम का सही मीनिंग क्या होता है? ईडियम है बरी द हेडसेट, यानी हेडसेट एक हथियार टाइप होता है, उसको हम अगर छुपा लें तो इसका मतलब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया फॉरगेट द क्वारल्स, यानी झगड़े को ख़त्म करना। अगर हम हथियारों को छुपा लेंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे तो अपने आप झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक पैसेज। इसके लिए मैंने कोई टाइम नहीं रखा है, आपको पैसेज को पूरा पढ़ना है, फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। और आप वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। इंडियन प्रीमियर लीग इज कंसिडर्ड हुज ब्रांड चाइल्ड? ए ललित मोदी, बी नीरव मोदी, सी विनीत जैन, डी मुकेश अंबानी। चलिए, आपने अगर इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोफेशनल यूजेज इन द पैसेज? कॉम्पिटेंट, एमेच्योर, मास्टर, पॉलिश्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, अकॉर्डिंग टू डब एंड फिलिप्स द ब्रांड वैल्यू ऑफ आईपीएल इन 2018 वाज। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 11.5 बिलियन, बी यूएस 182 मिलियन, ऑप्शन सी 6.3 बिलियन, डी यूएस 6.3 बिलियन। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपने इन क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, इंडियन प्रीमियर लीग इज कंसिडर्ड हुज ब्रांड चाइल्ड? इसका आंसर होगा ललित मोदी। देखिए यहाँ पे दिया गया है, एंड इज रिगार्डेड एज द ब्रांड चाइल्ड ऑफ ललित मोदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए 18 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड प्रोफेशनल? प्रोफेशनल का हमें एंटोनिम बताना था। प्रोफेशनल जो भी व्यापारिक काम होता है उसका, एमेच्योर मतलब नौसिखिया जिसको काम का एक्सपीरियंस नहीं हो। तो 19 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू डब एंड फिलिप्स द ब्रांड वैल्यू ऑफ आईपीएल इन 2018 वाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है, द ब्रांड वैल्यू ऑफ आईपीएल इन 2018 वाज यूएस 6.3 बिलियन। जो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपने ये सब सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। आपके कितने मार्क्स आए वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।